हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 5 रूप है: अविकसित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध, विकासशील देश, दोहरी प्रकृति और इसका क्या संरचनात्मक ढांचा है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये जो टॉपिक है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी रेलेवेंट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी रेलेवेंट है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए भी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से बनी, भारतीय प्लस अर्थव्यवस्था। भारतीय प्लस अर्थव्यवस्था, भारतीय से मतलब होता है कि जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत से संबंधित समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था से मतलब है कुछ समस्त क्रियाओं से है, प्रबंधन से है, जो किसी देश के नागरिक अलग अलग अथवा सामूहिक रूप से अपनी आर्थिक आवश्यकताएं जैसे भोजन है, कपड़ा है, मकान है आदि की जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है भारतीय आर्थिक जीवन से संबंधित आंकड़े तथा तथ्यों का ही अध्ययन नहीं करती, बल्कि इसके अंदर आर्थिक जीवन से संबंधित समस्याओं के क्या कारण है, उन समस्याओं के क्या, वो समस्या क्यों उत्पन्न होती है और उनका क्या प्रभाव होता है, उस चीज का भी विश्लेषण किया जाता है। तो वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित विशेषताओं तथा पहलू के अध्ययन से पता चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अविकसित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था है, दोहरी प्रकृति है, संरचनात्मक ढांचा है, जिसको 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे। इसको हम 2 भागों के अंदर जो है ये जो टॉपिक है इसको स्टडी करेंगे। तो पहला जो है कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। कोई एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा गरीबी पाई जाती है, जिसमें व्यापक निर्धनता पाई जाती है। अगर विकसित अर्थव्यवस्था के साथ उनकी तुलना करें तो इनका जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसका आर्थिक प्रदर्शन जो होता है बहुत ही निम्न स्तर का होता है कि जो उत्पादन संभावनाएं हैं उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाई। उत्पादन संभावनाएं तो होती हैं लेकिन उनका अल्प उपयोग कर पाती है। प्रति व्यक्ति आय जो है कम होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अल्प विकसित देश है। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषता में उनके विकास अथवा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि की संभावना पाई जाती है। संसार के कुछ देश जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, वहां की जो प्रति व्यक्ति आय है हमारे जो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश है आदि की तुलना में बहुत अधिक है। तो इन देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था या कहा जाता है। इसके उल्ट जो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है आदि अधिकतर ऐसे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो होती है विकसित देशों की तुलना में बहुत कम होती है। इनको हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम अल्प विकसितता को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम अल्प विकसित का जो सिद्धांत है उसके अंदर हम 2 चीजें देखते हैं। निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो कि प्रोफेसर नक्से ने दिया है। देखो, दुष्चक्र का मतलब होता है जिसके अंदर वो कारण भी होता है, प्रभाव भी होता है। जैसे देखो, जो अविकसित देश होते हैं वहां पे कम आय होती है, लोगों की इनकम कम होती है और जिसकी वजह से उनकी सेविंग कम होती है। ठीक है, सेविंग कम होती है जिसकी वजह से वो निवेश कम करते हैं। निवेश कम होता है तो उत्पादकता कम होती है। अब देखो, उत्पादकता कम होती है तो जिसकी वजह से उनकी कम आय होती है। तो कम आय जो है वो कारण भी है तथा प्रभाव भी है। इसी वजह से क्या होता है कि जो अविकसित देश है
वो दुष्चक्र में फंसा होता है, क्योंकि कम आय होती है, कम निवेश होता है, कम उत्पादकता होती है, कम बचत होती है, तो एक चक्रीय संबंध पाया जाता है। तो अगर हमने इस चक्र को तोड़ना है तो उसके अंदर हमें बचत तथा पूंजी निर्माण में वृद्धि करनी पड़ेगी। कम आय स्तर संतुलन का सिद्धांत। प्रोफेसर हार्वे लेविन्स्टीन ने अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में विकास में आने वाली जो रुकावटें हैं उसके लिए कम आय स्तर संतुलन का सिद्धांत दिया है कि जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है उसके विकास में क्या रुकावटें आती है। तो उसने हमें 3 चीजें बताई हैं कि जो अविकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली व्यवस्था जो होती है उसका जो संतुलन होता है स्थिर नहीं होता, क्योंकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में जब संतुलन में जब परिवर्तन किया जाता है तो जिन शक्तियों की वजह से प्रति व्यक्ति आमदन में वृद्धि होती है वही शक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कारण उत्पन्न कर देती है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय कम होने लग जाती है। तो ये विरोधी शक्तियां हैं अधिक जनसंख्या का होना, इन्फ्लेशन का होना और जो आंतरिक तथा बाहरी झगड़े होते हैं जिससे की वजह से क्या होता है कि वो जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है। और उसी तरह असंतुलित अवस्था में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआती अवस्था में आय कम आय को कम करने वाले जो तत्व होते हैं आय को बढ़ाने वाले तत्व से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अल्पविकसित देश होते हैं उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय के अंदर कोई सुधार नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है जिसकी विशेषताएं क्या है। तो पहले हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय में स्थिरता, स्टैग्नेंट पर कैपिटा इनकम। देखो स्थिरता का मतलब होता है जैसे जो कल भी वही था आज भी वही है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। स्वतंत्र अगर तब्दीली आई भी है तो बहुत कम आई है। स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 50 वर्ष की अवधि 1901 से लेकर 51 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि थी, मतलब जो वृद्धि थी वो 1% से भी कम थी। आजादी के बाद चाहे अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए 5 साली योजना बनाई गई, उसके कारण काफी अर्थव्यवस्था में तब्दीली आई, गति मिली, परंतु प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर फिर भी संतोषजनक नहीं है, असंतोषजनक है। अगर हम बात करें तो 1950-51 को इंडिया से 2016 और 17 की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि वार्षिक रही है वो 3% रही है। तो ये कोई बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं है। क्रम प्रति व्यक्ति आय कम विकसित देशों की प्रमुख विशेषता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $1025 उससे कम है, जो निम्न मध्यम आय के हैं $1026 से लेके $4035 और ऊपरी मध्यम आय जो है $4036 से $12475, उच्च आय $12476 या अधिक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमारे भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1600 है, जबकि यूएसए की 55,980 यूएस डॉलर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूएसए के नागरिक है प्रति व्यक्ति जो उनकी आय है और जो भारत के प्रति व्यक्ति आय है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये सारे जो है विकसित देश हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान की जो है 1440 जो है पर कैपिटा यूएस डॉलर है। आय और धन का जो है आसमान वितरण है। विकसित देशों की तुलना में जो अल्पविकसित देश होते हैं या जो विकसित देश कम होते हैं उसमें अमीर और गरीब के बीच में अंतर बहुत ज्यादा होता है। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के में सीमित होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो धनी लोग होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा इनकम होती है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा उनके पास ही जाता है। तो वो पूंजी निर्माण के बजाय विलासिता की वस्तुओं पर अपना पैसा ज्यादा बर्बाद करते हैं, जिससे क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी नहीं होती। विश्व विकास 2017 के मुताबिक भारत में जनसंख्या सबसे अधिक जो निर्धन है
उसका 10% लोगों को राष्ट्रीय आय में केवल 3.6 ही भाग्य प्राप्त होता है, जबकि सबसे अधिक जो है 10% लोगों को राष्ट्रीय आय का 29.8% भाग प्राप्त होता है, और जो सबसे अधिक धनी है वो पैसा पूंजी निर्माण पे नहीं, विलासता पे खर्च कर देते हैं। निम्न जीवन स्तर, लो लेवल ऑफ लिविंग। अविकसित देश दुनिया की गंदी बस्तियां हैं। अविकसित देशों में जीवन स्तर बहुत ही लो स्टैंडर्ड का होता है। देश के लोगों का जीवन स्तर का निर्धारण प्रति व्यक्ति आय से नहीं, बल्कि काफी हद तक ये भी देखा जाता है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी है, आवास की स्थिति क्या है, उनको घर की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, साक्षरता दर कितनी है, शिक्षा आदि की गुणवत्ता से भी होता है। भारत में प्रति व्यक्ति आमदन कम होने की आवश्यकता, मतलब देखो प्रति व्यक्ति आमदन कम है, जिसकी वजह से जो उनकी मुढली जरूरतें हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान आदि के भोग का स्तर भी नीचा होता है। 1999 में भारत में प्रतिदिन एक व्यक्ति औसतन भोजन में 2496 कैलोरी प्राप्त करता है, जबकि विकसित देशों में एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन 3400 कैलोरी प्राप्त होती है। लोगों का जीवन स्तर नीचा होता है, जिसकी वजह से उनकी कार्य कुशलता बहुत कम होती है। कार्य कुशलता कम होने की वजह से उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी आय कम होती है, तो जिसकी वजह से वो निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं और गरीब ही बने रहते हैं। और उसी तरह कृषि पर निर्भरता ज्यादा होती है। जैसे भारत के अंदर जो अभी कृषि पे जो 46.2 लोग जो है वो कृषि पे जुटे, मतलब कृषि में लगे हुए हैं, और जो राष्ट्रीय आय है उसके अंदर उनका जो हिस्सा है वो सिर्फ 15.1 है। बाकी जो है 53.8 जो आबादी है वो गैर कृषि गतिविधियां, इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री में लगी हुई है। राष्ट्रीय आय में उनकी हिस्सेदारी जो है 84.9 है। तो ये दर्शाता है कि भारत में जो कृषि है बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो धंधा है वो कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों से अगर हम काम करें, तो वहां पे जो लोग कृषि में लगे हुए हैं 2% से लेकर 7%, और जो उनका राष्ट्रीय आय में जो हिस्सा है वो 1 से 4 के बीच में है। जो अल्पविकसित, जैसे हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो कृषि है वो काफी पिछड़ी हुई है, क्योंकि अभी भी जो लोग हैं वो पुराने मतलब मेथड ही यूज करते हैं, और जिसकी वजह से कृषि उत्पादकता भी बहुत ज्यादा कम है। इसी तरह हम देखते हैं कि समुचित औद्योगिकरण का अभाव है, लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अविकसित अर्थव्यवस्था में बहुत कम उद्योग है। भारत में उद्योगों की वृद्धि की दर जो है बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमी है। राष्ट्रीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बहुत छोटा है। भारत में राष्ट्रीय आय में औद्योगिक योगदान केवल 26% है। बांग्लादेश में ये 28% है, श्रीलंका में ये 30% है, जबकि अमेरिका में ये 21 है। इन अर्थव्यवस्था में सक्षम उद्यमी और उपभोक्ता वस्तु उद्योग की कमी है। अभी भी भारत में बहुत महत्वपूर्ण उद्योगों की कमी है। हालांकि आजादी के बाद कपड़ा, चीनी और दवा जैसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग प्राप्त रूप से विकसित हुए हैं, लेकिन बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योग का विकास जो है संतोषजनक नहीं है। उचित बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। भारत की अविकसित अर्थव्यवस्था का कारण ये भी है कि जो विलेजेस में लोग रहते हैं वहां पे बैंक और साख की प्राप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र विकसित नहीं होता, क्योंकि गरीब लोगों को प्रॉपर जो लोन है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटीज नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो देशी शाहूकार महाजन होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और भारत के अंदर ज्यादातर जो जनसंख्या है कृषि और लघु कुटीर उद्योग पर निर्भर करती है। गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं वो बैंकिंग का फायदा नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उन्हें देशी बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण लोगों का, क्योंकि उन्होंने कर्जा बहुत लिया होता है, जिसकी वजह से उनकी जो भी आमदन होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कर्जा चुकाने में ही चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पैसा जो होता है उनके पास नहीं बचता, तो वो अपनी उत्पादकता की वृद्धि के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहन के साधनों का कम विकास। देखो, जैसे आर्थिक बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाएं जो होती हैं वो नहीं होती, और जो अल्पविकसित देशों में जो बुनियादी ढांचे में कमी होती है वो ही निवेश में रुकावट डालता है।
परिवहन के साधन जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन को ठीक से विकसित नहीं होते। रेलवे, सड़क, जल और वायु परिवहन, जिसके कारण माल और व्यक्तियों की गतिशीलता नहीं होती। एक जगह से दूसरी जगह माल नहीं जा सकता या लोग नहीं जा सकते। भारत में 1 लाख की आबादी के लिए 5.2 किलोमीटर रेलवे लाइन है, लेकिन कनाडा के अंदर ये रेलवे लाइन 169 किलोमीटर है। अविकसित देशों में विशेषता पूंजीगत वस्तुएं, कारखाने, मशीनरी, उपकरण और सार्वजनिक उपयोगिता वस्तुओं की कम होती है। पूंजी की कमी होती है, तो पूंजी का क्योंकि लोगों की सेविंग कम होती है तो जिसकी वजह से निवेश कम होता है, जिसकी वजह से पूंजी निर्माण कम होता है। तो राष्ट्रीय आय में भी जो वृद्धि है वो कम होती है। 1950 में कुल आय की बचत दर जो थी 9% थी। 2015 और 16 में निवेश दर 33.2 थी। और यहाँ पे पूंजी श्रम अनुपात भी कम है क्योंकि ज्यादातर लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो पूंजी का उपयोग कम होता है। पूंजी के मुकाबले में लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अविकसित देशों में पूंजी की कमी की वजह से क्या होता है कि उत्पादकता कम होती है, जिसकी वजह से आय का निर्माण कम होता है। पूंजी की कमी की वजह से इसे गरीबी का दुष्चक्र भी कहा जाता है क्योंकि पूंजी निर्माण के दो कारण होते हैं। बचत की दर कम होती है और सूक्ष्म उद्यमी मतलब जो सही उद्यमी होते हैं जो बिजनेस को लगाए, इंडस्ट्रीज को लगाए, क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते जिसकी वजह से वो बिजनेस को सेट कर पाए। कम विकसित देशों के अंदर जैसे जैसे जो देश है वहां पे लेबर ज्यादा उपलब्ध है तो श्रम गहन तकनीकों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार, देखो खुली बेरोजगारी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी की दर है 10 से लेके 15% है और उसी तरह बेरोजगारी 15 से 24 वर्ष तक शिक्षित युवाओं में पाई जाती है। और छिपी हुई बेरोजगारी जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, वो एग्रीकल्चर के अंदर पाई जाती है। और उसी तरह भारत और पाकिस्तान तथा एशिया के जो अन्य विकसित देश है तो वहां पे जनसंख्या 20 से 25% छिपी हुई बेरोजगारी है। और उसी तरह क्या है कि देखो प्राथमिक और शिक्षित बेरोजगारी भी दीर्घकाल समस्या ना होके चक्रीय समस्या है। अविकसित प्राकृतिक साधन, देखो प्राकृतिक साधनों का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा। ये भारत के पास जितने भी प्राकृतिक साधन है उसका सही रूप से उपयोग नहीं हो रहा। जैसे भारत में कृषि, भूमि, जल संसाधनों, खनिज भंडारों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा और वन का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा। तो भारत में जो जल साधन है उसका केवल 20% ही उपयोग किया जा रहा है। उसी तरह योग एवं कुशल उद्यमियों का भी अभाव होता है, तो कई उद्योग स्थापित नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे जो कुशल उद्यमी जो मतलब जो बिजनेस को सेटअप करें, इंडस्ट्री को सेटअप करें तो उसके रास्ते में काफी रुकावटें आती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उद्योग स्थापित नहीं कर पाते। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, भारत में अधिकतर उद्योगों तथा कृषि के बहुत बड़े क्षेत्र में निम्न स्तर की पुरानी तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। देखो जब हम पिछड़ी हुई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो उत्पादन लागत बढ़ती है और घटिया उत्पादन पैदा होता है और हमारे देश का उत्पादन अगर हम निर्यात करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि विदेशी व्यापार के अंदर जो दूसरे देशों की क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है वो ज्यादा होती है, तो हम वहां पे उनका कंपटीशन नहीं कर पाते, जिससे हमारे निर्यात को भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और उसी तरह जो कृषि है उसके अंदर भी हम पिछड़ी तकनीकों का ही इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक यंत्रों का नहीं करते, उन्नत बीज, रासायनिक खाद आदि का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। जनसंख्या का दबाव, भारत में संसार की लगभग 18% जनसंख्या रहती है, जबकि हमारे पास जो संसार का क्षेत्रफल है वह केवल 2.4 है। भारत में क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता भी काफी कम है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर भी बहुत अधिक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेरोजगारी और अनाज वगैरह की कमी की समस्या उत्पन्न होती है और ये विकास के रास्ते में भी बहुत ज्यादा रुकावट आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो एनुअल ग्रोथ है वो है 1.4, जब हम विकसित देशों के साथ कंपेयर करें तो उनका काफी कम है। पिछड़ी सामाजिक संस्थाएं, भारत में मुख्य सामाजिक संस्थाएं जाति प्रथा को बहुत मानते हैं। संयुक्त परिवार, उत्तराधिकार के नियम, रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाएं, ये जो है आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा रुकावट डालती है।
लोग जो होते हैं आधुनिक तकनीकों को वो अडॉप्ट ही नहीं करते, वो हर कार्य को पुराने ढंग से ही करना चाहते हैं, नई प्रणाली को अपनाते नहीं हैं। देश में आधुनिक प्रणाली को आसानी से अपनाया नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि देश तरक्की नहीं कर पाता। दोहरी आर्थिक संरचना है। देखो यहाँ पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर दोहरी आर्थिक संरचना है। एक तरफ तो ऐसा है जो बहुत ज्यादा विकसित है और दूसरी तरफ है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जीवन निर्वाह क्षेत्र है जिसके अंदर मुख्य लोगों का जो व्यवसाय है वो कृषि है। अति विकसित क्षेत्र इसमें संगठित संरचना शामिल है। ये शहरी क्षेत्र में पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा विकसित होता है। इसके अंदर लोग उद्योगों में लगे होते हैं, बैंकिंग प्रणाली भी डेवलप होती है, क्रेडिट प्रणाली भी होती है और यहाँ पे जो एमएनसीज हैं वो भी अपना बिजनेस सेटअप करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो प्रणाली है वो दो तरह की होती है। उसी तरह हम देखते हैं ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब अविकसित अर्थव्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो उसकी क्या विशेषता है? देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं होती हैं। जिसके अंदर पब्लिक सार्वजनिक सेक्टर भी होता है और निजी सेक्टर भी होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों आर्थिक विकास में भाग लेते हैं। भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसके जो फीचर है सार्वजनिक क्षेत्र 1991 की जो औद्योगिक नीति के मुताबिक अब तो केवल दो क्षेत्र परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। अन्य क्षेत्रों के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो उद्योग स्थापित कर सकता है। रेलवे क्षेत्र के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण घटक है जैसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियां, संबंधी परियोजना, समर्पित भाड़ा लाइन, सामूहिक तीव्र परिवहन अवस्था, सिग्नलिंग अवस्था, रेलवे विद्युतीकरण आदि को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत बाद से भारत की जो अधिकांश उद्योगों को निजी खिलाड़ियों के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया था। तो अब 5 उद्योगों को छोड़ के बाकी सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना सॉरी 5 उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ता है और किसी को नहीं, जैसे अल्कोहलिक उत्पाद, तंबाकू उत्पाद, सुरक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक तथा खतरनाक रसायन का उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी नहीं। निजी क्षेत्र जैसे मैंने आपको 2 बताया था कि जैसे यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है तो इसको परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे को जो है वहां पे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा गया है। बाकी जो होता है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है उद्योग अपना स्थापित कर सकता है। और उसी तरह क्या है कि देश के उचित आर्थिक विकास जैसे निर्धन तथा मध्यम वर्ग के कल्याण की वृद्धि करने के उद्देश्य से निजी जो सेक्टर है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 3 तरह से किया है। औद्योगिक विकास है नियमन अधिनियम 1952, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, जिसके द्वारा इंडस्ट्रीज को रेगुलेट किया जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है गरीब लोगों को जो है मैनिपुलेट ना कर सके। उसी तरह ही जो निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता के लिए, उनके विकास के लिए सहकारी क्षेत्र का विकास किया है। पहले जो था स्मॉल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी चीज़ें रिजर्व की गई थी, लेकिन अभी जो है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ें हैं वो रिजर्व नहीं की क्योंकि कंपटीशन बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि ये जो आरक्षित सिस्टम है इसको बंद कर दिया जाए। तो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या है कि कुछ चीज़ें रिजर्व की गई थी, वो दूसरे इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं जा सकती थी, अब वो बंद कर दिया है ताकि स्मॉल स्केल सेक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके।